गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम लोगों ने एस्केप वेलोसिटी पढ़ा था और एस्केप वेलोसिटी के अलावा भी चीजें देखी थी और उसमें हमने पढ़ा था कि अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, एस्केप से कम देंगे तो क्या होगा और एस्केप के बराबर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो होपफुली वो सब चीजें आपको याद होंगी। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का कॉन्सेप्ट है जो फिर एस्केप के साथ कोरिलेट किया जाएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सैटेलाइट्स और उसकी वेलोसिटी। और सैटेलाइट वेलोसिटी बच्चों कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से वो अपने ऑर्बिट में घूमती है सैटेलाइट, उस वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी। बोलो कोई फर्क नहीं है, बात वही है। ठीक है, तो पहली बात ये है कि सारी चीजें आखिरकार किस चीज के इर्द गिर्द हैं, तो सारी चीजें हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के चारों तरफ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। चैप्टर का नाम ही है ग्रेविटेशन या प्लैनेटरी मोशन। और इसमें हमने देखा था कि जो न्यूटन ने अपना लॉ दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, जिसके पीछे आपको स्टोरी पता है कि सेब नीचे ही क्यों गिरती है, तो उन्होंने बताया भाई हर चीज अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ये खाली प्रॉपर्टी अर्थ में नहीं है, उन्होंने कहा कि कोई भी दो पॉइंट मास एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला उन्होंने दिया, उसमें कुछ कांस्टेंट इन्वॉल्व हुए। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके और उसको प्रूव किया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ये जो एक्सप्रेशन है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं बच्चों। ये कोई कैसे सोचेगा, अगर तुम अपनी तरह सोचो कि ये कैसे दिया गया होगा कैपिटल जी की वैल्यू वगैरह, तो दैट इज व्हाई द थिंग्स ही डिड मेक्स हिम सो ग्रेट। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपने देखा, पहले उसके ऊपर रिकैप इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़े तो कोई किसी को शक ना लगे सर ये क्या तो क्या, तो समझ लो आराम से। इन्होंने कहा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज गिवन बाय जी m1 m2 by r, जहां पे कैपिटल जी एक कांस्टेंट का नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू यूनिवर्सली कांस्टेंट है। नाम से है यूनिवर्सल यानी यूनिवर्सली कांस्टेंट है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और m1 इनटू मास है और r इनके सेंटर से लिया गया डिस्टेंस है। और ये फोर्स हमेशा कैसा बच्चों, ये फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, नेवर रिपल्सिव। ठीक, तो इस बेसिस पे अगर हम बात करें कि कोई भी दो पॉइंट मास अगर एक दूसरे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों पास आना शुरू हो जाएंगे। ठीक, अगर ये दोनों यहाँ रुके रहना चाहते हैं तो इधर कोई फोर्स होना चाहिए तभी रुक पाएंगे। ठीक है, तो इस फोर्स के बाद हम आज बात करने जा रहे हैं सैटेलाइट्स। ठीक है, और फिर हम इसको एस्केप वेलोसिटी के साथ कोरिलेट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। फिर आप जिन्होंने ये नहीं लिखा हुआ है तो उसको नोट कर सकते हैं और हेडिंग डाल सकते हैं सैटेलाइट्स, और लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। A body revolving around a planet, a body revolving around a planet is called as the short form है, called as its satellite. It can be natural like moon. मून क्या बच्चों, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट। ठीक, चंदा मामा दूर के जो चंदा मामा घूम रहे हैं, चांद क्या है, अर्थ की सैटेलाइट है। कैसी है, नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि इसको हम लोगों ने नहीं बनाया। मून जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है ना, सदियों से घूम रहा है। ठीक,
or it can be artificial, or it can be artificial, like INSET 1B, INSET 2B, etc. etc. INSET मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट 1B 2B के कोड से, तो ये हैं मैन मेड सैटेलाइट्स जो हम लोग ह्यूमंस लॉन्च करते हैं स्पेस में अर्थ के चारों तरफ फॉर द कम्युनिकेशन, फॉर द वेदर फोरकास्ट और बहुत सारे पर्पसेस होते हैं इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के। ठीक है, ये भी अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती हैं अपने ऑर्बिट में। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ पर ही सारी बातें बेस्ड हैं। तो सैटेलाइट्स की डेफिनेशन कर लिख लीजिए बच्चों, और जो न्यूटन्स लॉ नहीं पढ़ा हुआ स्टार्टिंग से वो न्यूटन्स लॉ लिख सकते हैं, G m1m2/r²। और फिर आप भी इस टॉपिक से जुड़ जाएंगे। कोई बहुत डिफिकल्ट हेडिंग नहीं है, सैटेलाइट्स इंटरेस्टिंग भी है और सिंपल भी, इजी भी। ठीक, now coming to the concept of satellites, कि ये कैसे घूमती रहती है और कैसे ऑपरेट होती है ये भी बता देंगे आपको। वो ग्रेविटेशन का पार्ट नहीं, लेकिन हम समझ लेंगे कि सैटेलाइट्स ऑपरेट कैसे होती है। सैटेलाइट्स definition of body revolving around a planet is called its satellite. It can be natural like moon or it can be artificial like INSET 1B 2B, INSET 1B 2B etc. ये सारी सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया ने भी लॉन्च करी है, रशिया ने भी की, अमेरिका ने भी की, बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। आउटर स्पेस में ऑर्बिट्स भी बच्चों जो होते हैं वो अलॉटेड होते हैं। ठीक है, आसमानों का भी हम लोगों ने बंटवारा किया हुआ, किसकी ऑर्बिट में कौन सैटेलाइट होगी। कभी कभी ऑर्बिट शेयरिंग में चलती है, एक ही ऑर्बिट में दो सैटेलाइट्स होती हैं अलग अलग कंट्रीज की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें। तो कमिंग बैक टू अवर कॉन्सेप्ट कि सैटेलाइट्स जो रिवॉल्व कर रही हैं, तो क्या कहते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट्स is called as orbital velocity, और इसका सिंबल होता है जो v0। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है ये हम देखेंगे अभी। ठीक, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से निकल के आ जाता है। देखो ये रहा प्लैनेट, और इसके चारों तरफ अपने ऑर्बिट में एक सैटेलाइट होंगी। दिस इज द सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट। वो बात अलग है कि तुम्हें मालूम है प्लैनेट भी सन के चारों तरफ घूम रहा है ना? तो प्लैनेट का सन के चारों तरफ घूमना, सैटेलाइट का प्लैनेट के चारों तरफ घूमना, ये सारे जो प्रिंसिपल दोनों घूमना जो है दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सैटेलाइट पे प्लैनेट का, और प्लैनेट सन के चारों तरफ क्यों है? क्योंकि सन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, प्लैनेट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, सन का। ठीक, तो यहां पर देखो कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन का आपको याद है कि हर सर्कुलर मोशन में बाहर की तरफ फोर्स लगता है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बच्चों एक्सप्रेशन होता है mv²/r। r इसका रेडियस, इस सर्किल का रेडियस,
और हमें मालूम है कि इसका सैटेलाइट का मास स्मॉल एम, प्लैनेट का मास है कैपिटल एम। तो क्या मालूम है कि इस सैटेलाइट पे प्लैनेट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, तो इनवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो एफ कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। बाहर क्या लग रहा है बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम सूडो फोर्स भी कहते हैं, और सूडो फोर्स। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r हो गया, यानी रेडियस ऑफ द सर्किल स्मॉल r। अंदर जो फोर्स लग रहा है और बाहर जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों जब इक्वल होंगे तभी सैटेलाइट इस ऑर्बिट में रह पाएगी। ये ज्यादा कम होंगे तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। और इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम, ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट। तो इसी का एक्सप्रेशन हमें देखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वेट कर देंगे। डायग्राम बना लो बच्चों, और हम इसको लिख लेते हैं एज अ फॉर्मूला। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है तब क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स ने बैलेंस किया। एफ जी क्या बच्चों, कैपिटल जी m1 यानी कैपिटल एम, m2 यानी स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, स्मॉल एम v नॉट स्क्वायर बाय आर। जब ये एक्सप्रेशन में लिखा बच्चों तो r और r कैंसिल हो गया। ध्यान से देखो, सैटेलाइट का मास भी कैंसिल हो गया। स्मॉल एम किसका मास है बच्चों, सैटेलाइट का मास है। स्मॉल एम किसका मास है, सैटेलाइट का मास है। और कैपिटल एम किसका मास है, प्लैनेट का मास है। तो यहाँ कौन कैंसिल हो गया, सैटेलाइट का मास कैंसिल हो गया और एक आर कैंसिल हो गया। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट इज gm बाय स्मॉल r। ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक, ये है हमारा जनरल रिजल्ट। ये कोई पर्टिकुलर केस नहीं बच्चों, याद रखना, ये है हमारा जनरल रिजल्ट। ठीक, इसको नोट कर लो। फिर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और एनालाइज किया जाए, इसकी और क्या इंपॉर्टेंस है और कहां का इंपॉर्टेंस है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। यही डायग्राम बच्चों दोबारा बनाना है जिससे कि चीजें एकदम क्लियर हो जाए।
दिस इज द प्लैनेट, ये प्लैनेट का अपना रेडियस है कैपिटल आर, प्लैनेट में सिर्फ पी लिख देते हैं, ठीक, रेडियस कैपिटल आर। इस सैटेलाइट का सरफेस से जो डिस्टेंस होता है बच्चों, सरफेस से जो डिस्टेंस होता है उसको एच कहते हैं, एच को बोलते हैं हाइट। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। तो ये जो डिस्टेंस था सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस था वो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर क्या हो जाएगा, इट विल बी आर प्लस एच। ठीक, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, स्मॉल आर हो गया आर प्लस एच। और जो एक्सप्रेशन है तुम्हारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का वो है v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट gm बाय स्मॉल r। सो फ्रॉम ये जो रिजल्ट लिखा था इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट gm बाय r प्लस h। ठीक बात, बिल्कुल क्लियर। ये अभी भी वही है, जनरल रिजल्ट है, ठीक। ये नोट करो डायग्राम बना के, डिस्टेंसेस बिल्कुल क्लियर दिखा देना कौन सा डिस्टेंस कहां से है। सरफेस से जो डिस्टेंस है वो h है जिसको हम हाइट कहते हैं, और रेडियस कैपिटल आर प्लैनेट का रेडियस, तो स्मॉल आर हो गया r प्लस h। ठीक, अब यहां पे एक पर्टिकुलर केस देखा जाए इसी रिजल्ट से। अगर ये सैटेलाइट बच्चों पास होती, बहुत पास होती, यानी कि इफ h is much less than r, यानी कि नेग्लिजिबल नहीं है, नेग्लिजिबल तो सब टपक जाएगी, यानी कि a satellite very close to earth's surface। बात समझिए में क्या बात है भाई, रेडियस जो होता है वो 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर बच्चों, बहुत बड़ा नंबर है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना बड़ा रेडियस है, और अगर हमने सैटेलाइट की हाइट कर रखी है 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, तो 20 25 30 किलोमीटर ये हमें ऐसे नेकेड आई सैटेलाइट नहीं दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। तो 20-30 किलोमीटर की क्या हो जाएगी, बहुत ही करीब सैटेलाइट मानी जाएगी, और उस केस में इस h को क्या कर सकते हैं, r के सामने नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सरफेस से दिखती नहीं है सैटेलाइट्स, ठीक है। तो h is much less than r का मतलब ये हुआ कि 20-30 किलोमीटर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ 6400 किलोमीटर। तो उस केस में आपका पर्टिकुलर केस क्या बन जाता है, जब आपने इसको नेगलेक्ट कर दिया तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों अंडर रूट gm बाय कैपिटल R।
तो ये जो रिजल्ट है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ये जो फॉर्मूला है, ये सेकंड रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट ये, ठीक है, ये है आपका जनरल फॉर्मूला, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब भी कोई सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछता है आपसे, तो पता नहीं क्यों जो बच्चे 11 पास आउट होते हैं, 12 पास आउट होते हैं, टैली कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में ऑर्बिटल वेलोसिटी हमेशा जीएम बाय कैपिटल आ जाता है, उनके दिमाग में ये नहीं आता। इसलिए आप याद रखिए, ये पर्टिकुलर केस अंडर द कंडीशन when it is very small, यानी a satellite very close to Earth's surface। ठीक, अब इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे भी आया हुआ है, दोनों की बातें करते हैं वन बाय वन। इसको नोट कर लीजिए पर्टिकुलर केस को, और जो बात हमने आपको हाईलाइट करके बताई याद रखिएगा कि जनरल रिजल्ट है जीएम बाय स्मॉल आर का अंडर रूट, यानी अंडर रूट जीएम बाय आर प्लस एच। अब देखते हैं पर्टिकुलर केस को और अच्छी तरह से। जैसा कि आपको पता ही है कि स्मॉल जी को क्या लिख सकते हैं एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी का रिजल्ट होता है जीएम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, जिसको हम लिखना चाहे तो जीएम बाय आर इंटू आर भी लिख सकते हैं, या एक आर को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो जी इंटू आर इज इक्वल टू जीएम बाय कैपिटल आर ही बन सकता है। बात वही है ना, इसको यहां मल्टीप्लाई कर लो, आर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वही एक आर हमने यहां लिख दिया। तो सर क्यों लिखा, उसका रीजन आपको बता चुके हैं इसके वेलोसिटी में, कि जहां कहीं जीएम बाय आर लिखा हो उसको स्मॉल जी याद करके लिख देना, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसी को ये जो रिजल्ट है v बराबर अंडर रूट जीएम बाय कैपिटल आर को हम और क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट जी आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ये तभी एप्लीकेबल है, स्मॉल जी इनटू आर तभी और तभी एप्लीकेबल है when a satellite is very close to Earth's surface। अदरवाइज ये किसी भी सैटेलाइट के लिए आप इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे कह दे, एग्जांपल के तौर पर ताकि इम्पैक्ट आपके दिमाग में रहे, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज ऑलवेज अंडर रूट जी आर, तो ये ट्रू है या फॉल्स, तुम कह देंगे ये फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये फॉल्स, ये क्या लिखा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज ऑलवेज, नहीं ये ऑलवेज नहीं है, ये पर्टिकुलर कंडीशन है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक, ठीक, फिर एक बात और इसकी, फॉर अ सैटेलाइट very close to the Earth's surface, for a satellite very close to the Earth's surface, orbital velocity क्या लिखा हमने,
अंडर रूट GM बाय कैपिटल R या अंडर रूट GR। इट्स इसकी और सबकी इसी इट्स रिलेशन विद द escape velocity will be, इसकी रिलेशन एस्केप वेलोसिटी से क्या होगी? तो जैसा हमें पता है एज वी नो एस्केप वेलोसिटी का रिजल्ट था अंडर रूट 2 GM बाय कैपिटल R या अंडर रूट 2 GR। ठीक, ये तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हें दिख रहा है, इनको आपस में कोरिलेट करना है तो तुम इसको क्या लिख लो, और VE बराबर इसको लिख लेते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट GR। क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? तो कोई फर्क नहीं। क्या इसको तुम पहचान गए? हाँ सर पहचान गए। ये कौन है सर? ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है किसकी? उस सैटेलाइट की जो अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज है। तो हमारा रिजल्ट क्या बन गया बच्चों? तो हमारा रिजल्ट बन गया कि VE बराबर अंडर रूट 2 इंटू V नॉट। तो रिलेशन बन गई कि सो escape velocity is equal to orbital velocity into under root 2। ये हो गई रिलेशन between escape velocity and the orbital velocity। ठीक, अब आता है क्वेश्चन छोटा सा। A satellite revolving very close to the Earth's surface, what minimum percent increase in its velocity, its orbital velocity must be made so that it escape out of Earth's gravitational field। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर बेस ये क्वेश्चन बन गया। एक सैटेलाइट है, a satellite revolving very close to Earth's surface, what minimum percent increase in its orbital velocity must be made so that it escape out of Earth's gravitational field। तो वो सैटेलाइट अर्थ सरफेस के बहुत करीब घूम रही है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी में मिनिमम इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी कितना करें कि वो फील्ड से निकल जाए, ठीक, यानी एस्केप कर जाए। तो जब बच्चों परसेंटेज की, तो हमें परसेंटेज भी निकालना आना चाहिए और इस क्वेश्चन के साथ कोरिलेट करके रिजल्ट देखा जाए तो रिजल्ट ये बन गया। देखो अभी कितनी और वेलोसिटी है? तो कहते हैं अभी v नॉट क्या हो जाए? VE हो जाए, यानी कि v नॉट से इसकी वेलोसिटी बढ़ करके क्या कर दी जाए? एस्केप के बराबर कर दी जाए, तो इट विल एस्केप। ठीक है, ठीक, टू एस्केप करने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी शुड बी इंक्रीज्ड एंड शुड बिकम एस्केप वेलोसिटी। तो हमारे पास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? चेंज अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनली इसके पास क्या थी बच्चों? ऑर्बिटल वेलोसिटी थी, एस्केप,
तो ओरिजिनल इसके पास थी ऑर्बिटल वेलोसिटी। डेल्टा वी क्या है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 कर दोगे तो बन जाएगा परसेंटेज। करेक्ट, यही हमसे पूछा गया है। व्हाट इज चेंज? चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल या ओरिजिनल इनटू 100%। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी हो गई एस्केप के बराबर। इनिशियली कितनी थी? ऑर्बिटल के बराबर। फिर इनिशियल कितनी थी? ऑर्बिटल इनटू 100 कर दो कि बन जाएगा परसेंटेज। किस सैटेलाइट की बात हो रही है? सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। यानी यस, हम जब इस सैटेलाइट का नाम सुन ले तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, ये रिलेशन यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो जहां पे एस्केप वेलोसिटी लिखा हुआ लिख सकते हैं v नॉट रूट 2 माइनस v नॉट अपॉन v नॉट इनटू 100%। v नॉट ऊपर से कॉमन निकालोगे तो ऊपर नीचे v नॉट कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट हमारा कैसा दिखेगा? रिजल्ट दिखेगा रूट 2 माइनस 1, ये v नॉट हमने कॉमन निकाला अपॉन में v नॉट इनटू 100%। v नॉट कैंसिल हो गया, क्या बचा? रूट 2 माइनस 1 इनटू 100%। रूट 2 की वैल्यू आप जानते हैं 1.414 माइनस 1 इनटू 100%। तो जब सॉल्व करोगे तो बच्चों रिजल्ट आता है नियरली 41.4%। हम एग्जैक्टली लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमसे कोई कह दे कि एक सैटेलाइट की वेलोसिटी को हमने 41.4% बढ़ा दिया तो वो एस्केप कर जाएगी, तो तुम कहोगे हाँ सर एस्केप कर जाएगी, प्रोवाइडेड दैट कि वो सैटेलाइट अर्थ सरफेस के करीब हो। ठीक है, हर सैटेलाइट एस्केप नहीं कर देगी, वही सैटेलाइट एस्केप कर जाएगी जो अर्थ सरफेस के क्लोज है। ठीक है, आंसर लिख लीजिए। A satellite will escape will always escape if its velocity is increased by nearly 42%। ट्रू फॉल्स। ठीक है, यानी 41.4 तो भाई उसने को बोला कि इंक्रीज बाय 42% कर दें तो सैटेलाइट विल ऑलवेज एस्केप इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज नियरली बाय 42%। तो तुम्हारा मन हो सकता है कह रहा हूं कि ट्रू लगा दें, बट द आंसर इज फॉल्स। क्यों फॉल्स? रीजन बता चुके हैं। ओनली that satellite will escape, only that satellite will escape which has h much less than r। इसलिए आंसर फॉल्स हो जाता है। ये छोटे छोटे ट्रू फॉल्स इसलिए करते हैं बच्चों ताकि आपके दिमाग में इंपैक्ट रहे। जैसे आपको डाटा याद हो गया 41.4%, अब डाटा तो याद हो जाता है लेकिन क्या होता है कंडीशन दिमाग से उतर जाती है। रिलेशन तो याद हो जाती है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप में रिलेशन है v नॉट इनटू रूट 2 है ना, ये रिलेशन है। कंडीशन भूल जाते हैं कि ये तभी है जब सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। इसका ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन करने आ रहे हैं तो तुम्हें पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं।
satellite is revolving at a height equal to the radius of Earth with orbital velocity v naught. If escape velocity from the surface of Earth is VE, then question is, if a satellite is revolving at a height equal to the radius of Earth with orbital velocity v naught, if escape velocity from the surface of Earth is VE, then charge relation VE is equal to v naught. VE is equal to v naught by 2. VE is equal to v naught into root 2. VE is equal to 2v naught. ठीक, चार रिलेशन, चार ऑप्शंस दे दिए. ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो हम पढ़ के जाते हैं, इतना बार बार पढ़ के जाते हैं, तो दिमाग में इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है, हम देख के सी को टिक कर देते हैं. लेकिन सी को टिक करने से पहले बच्चों, हम लोग क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करें और इसको डिस्कस करें. देखो क्वेश्चन में बोला, if a satellite is revolving at a height equal to the radius of Earth, यानी उस सैटेलाइट की हाइट जो है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, तो जाहिर सी बात है कोई नेग्लिजिबल हाइट तो है नहीं, अच्छी खासी हाइट है. और जब हाइट का जिक्र होता है बच्चों, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर केस. पर्टिकुलर केस है gm/r, ये पर्टिकुलर केस है तब होता है जब x > r है, लेकिन जनरल फॉर्मूला क्या था, r प्लस h होता था. तो अब ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखी gm/r प्लस h, ये हमें याद रखना है. क्वेश्चन ने h को r के इक्वल कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है. तो क्या लिखेंगे, gm/r plus r, it will become 2r. r plus r, that is gm/2r. ठीक, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या बन गया, अंडर रूट वो भाई एस्केप का फॉर्मूला हमारे पास है. अब तुम इसको यहीं से कोरिलेट करना चाहो तो बहुत आसानी से हो जाएगा. ऑल्सो एज क्या हमारे पास, एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट 2gm/R. ठीक, इसको हम कोरिलेट कर रहे हैं तो रेशियो कर दो बस, यानी v नॉट अपॉन v जब आप करेंगे तो क्या लिखेगा, v नॉट में भी √gm/r है, इसमें भी √gm/r, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ठीक, सो एक बार लिख देते हैं, हालांकि तुम्हें दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा बता देते हैं. यहां लिखा होगा √gm/2r और यहां लिखेंगे √2gm/r. ठीक है, तो ऊपर से √gm/2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1/√2, नीचे बचा केवल √2. इनको मल्टीप्लाई करना था, क्या बन जाएगा 1/2, √2 से मल्टीप्लाई कर. तो क्या रिलेशन बनी फाइनली, तो यहां लिखा हुआ है, इधर देखो फाइनल रिजल्ट, v नॉट अपॉन ve आ रहा है 1/2. इसको तो लेंगे तो पता चला ve कितना आ रहा है, 2v नॉट. v कितना आ रहा है, 2v नॉट. ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ चौथा ऑप्शन है सर. हमारा दिमाग एकदम से किसको टिक करना चाह रहा था, थर्ड ऑप्शन को, बट द राइट आंसर इज v बराबर 2v नॉट. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सैटेलाइट इज नॉट वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस. सैटेलाइट क्या है, एक हाइट पर है जिसकी वैल्यू रेडियस अर्थ के बराबर है. ठीक, रेशियो कर लेना बच्चों, कैसे ये सारी कैलकुलेशंस ताकि आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए.
हालांकि ये हमने ज्यादा टाइम टेकिंग स्टेप में दिखाया है, वो ऐसे दिख जाता है। यहीं से अगर तुम समझ पाओ तो रूट जी बाय आप हटा दो, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट टू बाय 1/√2 into √2 1/2। अगर इसको तुम ऐसे कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज लिख लो पूरा। सो द आंसर इज डी ऑप्शन, v बराबर 2v0। ठीक बच्चों, याद रखना सैटेलाइट कौन सी है, इस पे ध्यान देंगे। अब देखो एक पर्टिकुलर सैटेलाइट आती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, समझना है, जानना है। इसका नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। या इसी का दूसरा नाम होता है सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या इसी दूसरा नाम बच्चों सिंक्रोनस सैटेलाइट। क्या है, कैसे, क्या नाम का मतलब से कुछ निकल सकता है, तो हाँ यहाँ पे नाम से कुछ मीनिंग निकल रहा है। हर बार नाम से मीनिंग निकल रहा है ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। हर बार आप जो है नाम से मीनिंग ना निकालें, कभी कभी नाम से मीनिंग निकल जाता है, कभी कभी नहीं निकलता है ना। देखो जियो स्टेशनरी, तो दिस सैटेलाइट appears stationary with respect to the earth। ध्यान देने बात है, क्या बोला कि this satellite appears to be stationary because it is not actually stationary। क्यों भाई? क्योंकि अर्थ खुद भी रेस्ट पे नहीं है ना, अर्थ तो अपने एक्सिस को रोटेट करती है। तो this satellite appears stationary with respect to the earth। क्यों? क्योंकि this satellite has same time period and angular velocity as of earth, that is 24 hours। यानी कि सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ उसी टाइम पीरियड में घूम रही, जैसे अर्थ घूम रही उसी टाइम पीरियड में भी घूम रही, तो इसके साथ साथ बनी रहती है। इसके साथ बनी हुई तो जब भी देखोगे जहां पर है वही दिखाई पड़ेगी, ना आगे ना पीछे। तो इट हैज सेम टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी, बिकॉज़ एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है बच्चों? 2π/t, ओमेगा मालूम है, 2π/T। तो अगर टाइम पीरियड सेम होगा तो ओमेगा भी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, सेम। ओके, तो क्या हुआ,
जियो स्टेशनरी, अर्थ के हिसाब से स्टेशनरी है तो जियो स्टेशनरी। सिंक्रोनस का मतलब होता है बच्चों सिंक्रोनाइज करना, सिंक्रोनाइज मतलब मैच करना। जैसे आर्मी मैन जब चलते हैं अपने परेड मार्च पास्ट में, तो उनका हाथ पे सब सिंक्रोनाइज रिदम में चलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। तो उसी तरह से यहाँ पे क्योंकि इसका टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी सिंक्रोनाइज करा दी जाती है अर्थ के हिसाब से, तो उसे कहते हैं सिंक्रोनस सैटेलाइट। ठीक है, नाम से मीनिंग निकल आया, हर बार नहीं निकलता है। ठीक है, ओके। अब देखो, जो ये सैटेलाइट है ये हमें वहीं पे दिखती है, जहां पर है वहीं पे दिखती है, वहीं पे दिखती है हमेशा। जैसे कि हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी कहीं पर पार्किंग में, और हम बाहर से देखेंगे तो हमें वही दिख रही है, फिर देखा वही दिख रही है, फिर देखा वही दिख रही है। ठीक है, जैसे हम सैटेलाइट देख रहे हैं तो वही दिख रही है, मतलब नॉट विद द नेकेड आईज, लेकिन इट इज ऑलवेज देयर। तो ऐसा लगता है जैसे हमने सैटेलाइट को वहां पे पार्क कर दिया है, वहां पे पार्क कर दिया है। तो उस ऑर्बिट को, अर्थ इस जियो स्टेशन सैटेलाइट की ऑर्बिट को हम कहते हैं पार्किंग ऑर्बिट। क्या कहते हैं? पार्किंग ऑर्बिट। ठीक है, तो द ऑर्बिट of this satellite is called as the parking orbit. Okay. The distance of the parking orbit from the center of the earth is 42,400 किलोमीटर। डाटा क्या था? ठीक, 42,400 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है पार्किंग ऑर्बिट का, 42,400 किलोमीटर। इतना डाटा नोट कर लीजिए। ठीक, तो अगर सेंटर से 42,400 किलोमीटर बच्चों, तो डिस्टेंस ऑफ द पार्किंग ऑर्बिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, सरफेस ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है, डायग्राम देख लो, ये 6,400 किलोमीटर है, और ये डिस्टेंस आपको 42,400 किलोमीटर दिया गया है ना। तो सरफेस से जो डिस्टेंस है, तो 42,400 में से 6,400 घटा दोगे तो इट विल बिकम 36,000 किलोमीटर। यहाँ से आया 42,400, ये 6,400, तो 42,400 में से 6,400 घटा दिया, 36,000 बचता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि पार्किंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 36,000 किलोमीटर। दोनों डाटा याद रखना, अगर 36,000 भूल जाओ तो कोई बात नहीं, तो निकल आएगा, लेकिन ये आप याद रखेंगे 42,400 किलोमीटर। ठीक,
अगला पॉइंट है उसको एज एग्जांपल समझा जाए। इफ all the three radii are of distance 42400 kilometer, then 42400 kilometer from the center, then which is या R can be the parking orbit। ठीक है, इसमें डायग्राम दिया हुआ है और आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो देखो ये है प्लैनेट और ये रहा एक रेडियस, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, तीन ऑर्बिट है। तीनों का डिस्टेंस बच्चों सेंटर से बराबर, ये भी पहले से 400 पहले से 400 पहले से 400 सब इक्वल डिस्टेंस पर। ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3 एंड ही इज आस्किंग इनमें से कौन पार्किंग ऑर्बिट हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है 1 ओनली, केवल यही हो सकता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2 ओनली, केवल ये। तीसरा कह रहा है 3 ओनली, चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द अबव आर पॉसिबल। ठीक है ना, कह रहा है कि इनमें से तीनों ऑर्बिट, चौथा ऑप्शन कह रहा है तीनों ऑर्बिट पॉसिबल है एज अ पार्किंग ऑर्बिट। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद ही बता दिया है कि तीनों ऑर्बिट्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है। कितना है? 42,400 किलोमीटर। तो इनमें से किसको हम पार्किंग ऑर्बिट कह सकते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है पहला 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द अबव आर पॉसिबल। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, फिर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा या कौन कौन सा इसमें से पार्किंग ऑर्बिट है या कौन नहीं है। तो क्वेश्चन लिखिए, आप देखो। इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं और फिर साथ साथ समझते हैं, रीजन आउट करते हैं कि 1 सही, 2, 3 या 4 सही। ये रहा हमारा प्लैनेट। ऑर्बिट नंबर 1 ये है, ऑर्बिट नंबर 2 ये है, ऑर्बिट नंबर 3 ये है। 1 2 तो समझना, ये रहा अर्थ का सेंटर, ये भी हमारी सैटेलाइट। तो तुम्हें मालूम है कि हर चीज को, चाहे सैटेलाइट हो, चाहे वो सेब हो, चाहे कोई भी चीज हो, अर्थ हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक, तो ये सेंटर की तरफ से फोर्स लगा है F। क्या हुआ, हम यहां पे देखेंगे, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा।
अब क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो जैसा हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बाहर की तरफ क्या लग रहा है, बाहर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, r इसका रेडियस जैसा हम जानते हैं। ओके, f का इधर कंपोनेंट बच्चों क्या बनेगा, तो f का इधर कंपोनेंट बनेगा f cos थीटा। f sin थीटा कहां बनेगा, तो मालूम है हमें वेक्टर कॉन्सेप्ट से, f sin थीटा बनेगा नीचे की तरफ। अब क्या हुआ, f cos थीटा और mv स्क्वायर बाय r तो चलो बैलेंस हो सकते हैं क्योंकि ये बाहर तो लग रहा है m स्क्वायर बाय r और एक अंदर लग रहा है f cos थीटा, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन f sin थीटा जो नीचे लग रहा है इसको बैलेंस करने के फोर्स है ऊपर होना चाहिए तभी रुक पाएगा, तो ऊपर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, x को x ने बैलेंस कर लिया लेकिन y को यानी जो नीचे फोर्स लग रहा है इसको बैलेंस करने की फोर्स यहाँ पे नहीं। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये सैटेलाइट ऐसे घूमते 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 क्या होगी, यहां तक आ जाएगी। बिकॉज एफ sin थीटा क्या है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, तो इट इज अनबैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड ही नहीं है, तो क्या होगा, ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। व्हाट अबाउट सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट को देखो, ये रही सैटेलाइट, इस पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, ये रहा, और इसके बाहर का फोर्स क्या लग रहा है, mv स्क्वायर बाय r, सीधा सीधा f mv स्क्वायर बाय r से क्या है, बैलेंस्ड। यहां पे क्या कोई भी फोर्स अनबैलेंस्ड या कोई फोर्स का कंपोनेंट अनबैलेंस्ड है, तो आंसर है नहीं। यानी क्या सेकंड ऑर्बिट में सैटेलाइट रह सकती है, तो आंसर है हाँ रह सकती है। फर्स्ट में रह सकती है, बिल्कुल नहीं रह सकती। क्यों, क्योंकि f sin थीटा कैसा है, अनबैलेंस्ड। क्या थर्ड में रह पाएगी, तो जो रीजन फर्स्ट के लिए बच्चों वही थर्ड के लिए बन जाता है। कैसे, ये रहा हमारा सैटेलाइट और ये लग रहा है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। इधर ये अगेन थीटा, ये क्या बन गया f cos थीटा, बाहर पहले की तरह mv स्क्वायर बाय r, और f cos थीटा का दूसरा गुण क्या है, f sin थीटा ऊपर लग रहा है, तो क्या होगा, सैटेलाइट कहां से ऊपर, ऊपर तो कहां नीचे, चलते चलते दोनों ही सैटेलाइट कहां सेटल हो जाएंगी, सेकंड ऑर्बिट पे सेटल हो जाएंगी। सेकंड पे क्यों सेटल हो जाएंगी, तो देखो इसको इस तरह से देख सकते हो कि जब ये इस तरह से यहां से चलना शुरू कर रहा है ऐसे, और जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये और ये दो लाइन क्या हो चुकी है, पैरेलल। जब पैरेलल हो गई तो जो थीटा यहाँ थीटा था, ये जो थीटा यहाँ थीटा था, अब यहाँ थीटा क्या हो चुका है, जीरो। थीटा क्या हो चुका है, तो थीटा था, अब ऐसे चलते 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 यहाँ थीटा कितना हो गया, जीरो। और जब जीरो हो गया तो साइन जीरो क्या हो गया, जीरो। यानी इस जगह पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। तो which orbit is possible, first, second या third, so the answer is only the second orbit is possible. Second orbit can be the पार्किंग ऑर्बिट। इससे निष्कर्ष निकले, एक पॉइंट निकले, इसको हम स्टार बना के याद कर लें। सो पार्किंग ऑर्बिट, पार्किंग ऑर्बिट always passes above the equatorial plane। यानी पार्किंग ऑर्बिट हमेशा और हमेशा कहां से किसके ऊपर पास करता है, इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे होता है हमारा इक्वेटर और इसे कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, इसी के ऊपर से पास करेगा। तो दिस इज द पार्किंग ऑर्बिट, और ये पॉइंट बना के लिख लेंगे, ठीक। रीजन आउट कर लीजिए क्यों फर्स्ट एंड थर्ड पॉसिबल नहीं है, ठीक। और पॉइंट लिख लेंगे। सो पार्किंग ऑर्बिट ऑलवेज पासेस अबव द इक्वेटोरियल प्लेन। एफ साइन थीटा जहां भी लिखा है वहां लिख लेंगे, ये फोर्स, ये कंपोनेंट कैसा है, अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो इसको लिख के बच्चों आप लॉग आउट कर सकते हैं। और इसके आगे सैटेलाइट्स का और कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट छोटा सा है, वो पढ़ेंगे अगले वाले क्लास यानी ट्यूसडे, ठीक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये पूरा रिवाइज कर लीजिएगा बच्चों, और
ट्यूसडे को नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। लिख करके लॉग आउट कर सकते हैं।